जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अभी जो हमारा रिसेंटली डिस्कशंस चल रहा है डेली वन मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, उसमें आज हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीएस 2 का। ऑलरेडी हमने जीएस 1 कंप्लीट कर लिया है। जीएस 1 के बाद फिर हमने स्टार्ट किया था जीएस 2 में हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से हमारा जो अभी पैटर्न चल रहा है, जिसमें डेली वन मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए जो मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ उसको डिस्कस करता हूँ, और बाकी जो लगता है कि आपको कि ये पॉइंट्स भी होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं, आप वो पॉइंट बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपको ओपन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है, डेली एक मिनिमम एक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता रहेगा। देखिए, कई बार मन में डाउट होता है कि हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब स्टार्ट करनी चाहिए, एक दिन में कितने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या आप सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आपको स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना है। चाहे आप 1 साल का टारगेट लेके चल रहे हो या आप 2 साल के 3 साल के प्रिपरेशन का टारगेट लेके चल रहे हो। सबसे पहले अगर आप न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब में एक हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए, सिविल सर्विस जैसे जॉब में, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो करना है सिलेबस पे। सिलेबस पे कैसे, यानी कि सबसे पहले आपको सिलेबस एनालाइज करना है। सिलेबस एनालाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना है। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लोगे, सिलेबस एनालाइज हो जाएगा, तब आपको सब जो स्टार्ट करनी है अपनी जनरी मतलब आपकी जो जनरी है वो स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद तब आप अपना मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी अगर आपने पहले एनसीईआरटी कंप्लीट किया है, तब आपको जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वो आपको एनसीईआरटी के बेस पे स्टार्ट करनी है। जब आप टारगेट लेके चलिए कि आपको मिनिमम मैक्सिमम 2 से 3 मंथ में आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आपकी एनसीईआरटी कंप्लीटली होनी चाहिए। जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे क्या करना है, मूव करना है। अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक पे मूव कर जाओगे तो बुक समझ में नहीं आएगी, उतनी खास समझ में नहीं आने वाली है। एनसीईआरटी कंप्लीट है तब जो स्टैंडर्ड बुक है वो आपके स्टैंडर्ड बुक के लिए एक बेस तैयार कर देगा, तब आपको इजीली समझ में आने लगेगी। हर एक एग्जाम के लिए, जैसे यूपीएससी में जो जीएस का एग्जाम होता है वो 4 होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। हर एक जीएस के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। जैसे अगर हम जीएस 1 की बात करते हैं, तो जीएस 1 में क्या क्या पूछा जाता है, हिस्ट्री से पूछा जाता है, ज्योग्राफी से पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सबसे पूछा जाता है। अगर हम जीएस 2 की बात करते हैं तो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन पॉलिटी, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है जीएस 2 में। जैसे आप तीसरा ही क्वेश्चन अगर आप तीसरा क्वेश्चन ही पूछ देखोगे तो ये डायरेक्टली किससे पूछा गया है, पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया, मतलब पॉलिटिक्स से पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो बता देता हूँ। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, मतलब ये जानने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन कि आज के टाइम पे जो कैबिनेट सिस्टम जो इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है कैबिनेट सिस्टम की, तो उसके वजह से हमें इसका क्या परिणाम नजर आ रहा है कि जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है काम करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, मेडिकलाइजेशंस पे बढ़ते जा रहा है। यानी कि उसकी जो इफिशिएंसी है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है काम करने की, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। यही चीज आपको एक्सप्लेन करके बताना है। कितने वर्ड में, 150 वर्ड्स में, 150 शब्दों में बताना है। यहाँ से एक चीज और मन में डाउट निकल के आता है कि आखिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है। हम सीधा सीधे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या रोल प्ले करता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रिपरेशंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से क्या हो जाता है, आपकी एक तो राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। राइटिंग स्किल के साथ आपका जो वर्ड पावर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, वर्ड पावर। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है कि लिमिटेड टाइम्स में सिर्फ 3 आवर मिलता है आपको लिखने के लिए, यानी कि 180 मिनट्स आपको मिलते हैं
क्वेश्चन लिखने के लिए, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन नजर आएंगे। जैसे अभी हमने GS1 कंप्लीट किया, GS2 चल रहा है, तो इनमें क्या है टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 से 10 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 10 मार्क्स का, जिसमें आपको लिखना 150 वर्ड्स। उसके बाद 11 से जो 20 तक जो क्वेश्चन पूछे गए, 11 से 20 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लिखना है आपको, वो है 15 मार्क्स का, और लिखना है 250 वर्ड्स में। तो आप इन सबको एनालाइज करो तो आपको काफ़ी ज़्यादा लिखने हैं, और टाइम कितना मिल रहा है, सिर्फ 180 मिनट। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करके मिनिमम और मैक्सिमम टाइम निकालोगे तो आपको एक आंसर लिखने के लिए जो मैक्सिमम टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट। इन 7 मिनट में आपको हर एक क्वेश्चन इतनी इफेक्टिव तरीके से लिखना है कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व कराता है हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसीलिए भी हम डेली एक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे अगर आपने सिलेबस आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है, आप टाइम टू टाइम रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम एक दिन में 2 आंसर राइटिंग करें। एक आपका GS का होना चाहिए और एक आंसर होना चाहिए आपका मेंस का। तब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तब आप कॉम्पिटिशन लेवल के लिए आप प्रिपेयर हो पाओगे कि आपको किस तरीके से फेस करना है, कि लिमिटेड टाइम में ज़्यादा उसको क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। आज तीसरा क्वेश्चन है, कल हम चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से भी हमारा सीरीज चलता जाएगा। सीरीज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर हम CSET के लिए भी प्रिपरेशंस करेंगे। देखिए प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी मैंने कुछ MCQ क्वेश्चंस वीडियो अपलोड कर रखी हैं प्रीवियस ईयर की, जैसे कि हिस्ट्री हमने टॉपिक वाइज डिस्कस करा था, एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भी प्रीवियस ईयर में 27 ईयर्स में पूछे गए, तो उस पर हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद मैंने जो पॉलिटिकल साइंस था, पॉलिटिकल, वो कंप्लीट करी है। फिर रिसेंटली जो UPSC का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें डेली एक MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके हमने डिस्कस करी, वो सारी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको यही सारी चीज़ें PDF के फॉर्म में चाहिए, नोट्स के फॉर्म में, टेलीग्राम पे चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि जब आपको PDF आपको इस सब का मिलेगा तब आपको ये ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगा कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का है। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो जैसे जैसे कैबिनेट सिस्टम ग्रोथ हो रहा है तो जो पार्लियामेंट की जो सुपरमेंसी है काम करने की, वो जो रिड्यूस हो रही है, कम होते जा रही है। इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो वो निकल के आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो उसका जो पावर है, शक्ति है, वो क्या होते जा रहा है, संकेंद्रण होते जा रहा है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन होते जा रहा है। देखिए कैबिनेट की बात करते हैं जो कि लीड किया जाता है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा क्या रहती है, मेजोरिटी रहती है। तो प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में उनके लीड के अंदर जो भी डिसीजंस होती हैं वो किन के द्वारा लिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा लिया जाता है। तो जिसके वजह से इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, पार्लियामेंट के रोल पे पड़ता है। तो जिसके वजह से उनकी जो पावर है, गवर्निंग पावर है कंट्री के अंदर में, तो वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। एक तो ये देखने को मिल जाएगा। लास्ट में हम कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर में क्या डिफरेंस होता है वो भी डिस्कस कर लेंगे, और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरीके से कैबिनेट आज के टाइम पे काम कर रहा है। फिर देखिए एग्जीक्यूटिव डोमेन्स आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जीक्यूटिव डोमेन्स यानी कि जो कार्यपालिका होती है उसका आपका वर्चस्व या प्रभुत्व आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो कैबिनेट होती है वो क्या करती है, जो भी लेजिस्लेटिव एजेंडा होती है उसको वो कंट्रोल करने का काम करती है, नियंत्रण करने का काम करती है। रीजन क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उनके पास क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी होती है। तो जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट के अंदर में जो पार्लियामेंट की जो काम करने की जो क्षमता होती है, जो पावर है, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, लिमिटिंग होती जाती है, लिमिटेड होती जाती है। तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, एक एबिलिटी टू चैलेंज के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो भी जांच करने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है पार्लियामेंट्री के पास की, तो उसको में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लिमिटेड देखने को मिलेगा। मतलब मेजोरिटी होने की वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उनको चैलेंज कर पाना, जांच कराने के लिए, तो
पार्लियामेंट के पास वो पावर क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में जितना स्ट्रांग अपोजिशन होती है उतनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी मानी जाती है। फिर देखिए अगला जो है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ऑर्डिनेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बार बार जो अध्यादेश है उसका जारी हो जाना, बार बार उसका उपयोग करते जाना। कई बार क्या होता है, समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बाईपास पार्लियामेंट के अंदर कोई भी इशू होती है बाईपास करके उसको क्या कर देते हैं, ऑर्डिनेंस कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट्री यानी कि अगर हम पार्लियामेंट्री की जो ओवर साइट है, यानी कि जो निगरानी रखने की जो पावर्स है, क्षमता है पॉलिसीज एरिया में, जहाँ जो पॉलिसीज बनाए जाते हैं उस क्षेत्र में, तो वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये किस तरीके से देखने को मिलेगा, जो पार्लियामेंट सुप्रीमेसी पार्लियामेंट है वो क्या होता जाएगा, आपको रिड्यूस होता जाएगा। जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या होगा, कम होता जाता है। उसके बाद देखिए पार्टी डिसिप्लिन की बात करते हैं। पार्टी डिसिप्लिन मतलब जो अनुशासन है, तो स्ट्रॉन्ग पार्टी डिसिप्लिन इंश्योर करती है, जैसे एमपीज वोट अकॉर्डिंग टू जो पार्टीज लाइन होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्लियामेंटियंस होते हैं इंडिविजुअल्स, उनमें आपको क्या देखने को, उनकी जो डिसीजन इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन है, यानी कि डिसीजन लेने पर जो प्रभाव है फिर वो क्या होता है, पड़ता है। तो व्यक्तिगत जो संसदों का जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से कम हो जाता है, घट जाता है। फिर उसके बाद देखिए अगर हम समय की कमी की बात करते हैं, कि लैक ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर यानी कि शासन की जो आज के टाइम पे जो डिबेट्स मतलब लिमिटेड टाइम होने की वजह से संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर प्रॉपरली किसी भी इशू को लेकर के या जो पॉलिसीज लेके आ रही है तो उस पर प्रॉपरली डिबेट नहीं हो पाता है। डिबेट डिस्कशंस आपको देखने को मिलेगा कि नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि टाइम की कमी रहती है। तो शासन की जो बढ़ती जटिलता है, यानी कि आज के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशंस में जो टाइम लग रहा है, यानी कि जो भी रिलेंट आ रहा है, जटिल मतलब जो भी चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि संसद के पास जो अक्सर हर मुद्दे पे, हर एक इशू पे डिबेट करने का, डिस्कस करने का जो एक टाइम रहता है, उसकी कमी होने की वजह से जो कैबिनेट है वो क्या करता है, निर्णयों पर निर्भर हो जाती है कि कैबिनेट जो डिसीजन लेगा वही देख मान लिया जाएगा। तो कैबिनेट के डिसीजन पे वो क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल, तो देखिए ये मेन रीजन थे जिसकी वजह से आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि कैबिनेट सिस्टम ग्रोथ होने की वजह से जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है वो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। मान लीजिए कि सरकार एक कानून पास करती है रिलेटेड जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, तो कैबिनेट के पास ड्राफ्ट रहता है और कैबिनेट सारे बिल्स को जब अप्रूव कर देता है रूलिंग पार्टी से, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग पार्टी होती है उसके पास क्या होती है, मेजोरिटी होती है। तो बिल क्या होती है, इजीली पास हो जाती है। उसमें जो अपोजिशंस होती है या जो डिबेट डिस्कशंस होना होता है वो नहीं होता है। तो क्या एक तरीके से क्या दर्शाता है कि जो कैबिनेट है वो हर एक लॉ प्रोसेस को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी एक तरीके से यहाँ पे क्या आ जाती है, लिमिटेड हो जाती है, उसमें आपको सीमित तरीके से उनकी जो रोल होती है वो सीमित हो जाती है। दूसरा एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट है एक मतलब कि ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग क्राइसिस, यानी कि कोई महामारी के कारण या स्वास्थ्य आपातकाल, जस्ट लाइक आप मान लीजिए कोविड टाइम से मान लीजिए कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, हेल्थ के रिगार्डिंग में कुछ रेगुलेशंस लाना चाहती है। तो इसमें क्या होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं या जो कैबिनेट इशू होते हैं वो डायरेक्टली क्विकली क्या कर देंगे, जो भी ऑर्डिनेंस है उसको क्विकली तुरंत क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे न्यू हेल्थ रेगुलेशंस के। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी वेटिंग इंतजार नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट और रिकॉन्वेंस के लिए। मतलब कि किसी भी तरीके का कोई भी इंतजार नहीं किया जाएगा, उसको तुरंत ही इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, बाय पास कर दिया जाएगा। तो जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन आपको जो डिसीजंस है वो आपको कहीं ना कहीं क्या है, घटता हुआ नजर आ जाएगा। तो जो डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस है ये भी किसके हाथ में कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के हाथ में आपको नजर आता है। कई बार देखिए क्या रहता है, पार्टी प्रेशर रहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे। यदि मान लीजिए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी भी सरकार के लॉ या बिल से वो एग्री नहीं करता है, डिसएग्री करता है किसी भी पॉलिसीज को लेकर के, तो जो रूलिंग पार्टी है उनका क्या रहता है, प्रेशर रहता है। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या रहता है, मेजोरिटी रहती है।
तो वो पार्टी की यूनिटी को बनाए रखने के लिए कई बार उनको उन बिल का भी फेवर करना पड़ता है जिस बिल से वो डिसएग्री भी करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस मेकिंग होती है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है, बहुत कम जगह रह जाती है। आपको ये देखने को मिल जाएगा अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहोगे तो यही था मेन आंसर। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में और काउंसिल मिनिस्टर में। तो क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए अगर हम पोजीशन ऑफ हेरेचरी की बात करते हैं, यानी कि जो पोजीशंस होती है, पोस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो टॉप डिसीजंस मेकिंग बॉडी होती है। तो ये हैंडल करते जो भी मेजर डिसीजंस लेने होते हैं, ये मेजर जो मिनिस्टर्स होते हैं जैसे कि होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, तो ये सारी क्या होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में आ जाते हैं। तो इसीलिए जो डिसीजंस मेकिंग जो टॉप डिसीजंस मेकिंग जो बॉडी हो जाती है वो क्या कौन से बन जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाती है। काउंसिल मिनिस्टर की बात करते हैं तो इसमें सारे मिनिस्टर्स इंक्लूड रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी क्या होते हैं इसमें इंक्लूड रहते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि इस काउंसिल मिनिस्टर में जितने मिनिस्टर्स होते हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर में जो आपको नजर आएगा वो कुछ ही काउंसिल मिनिस्टर नजर होते हैं। फिर जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर आपको नजर आएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नजर आएंगे, डिप्यूटी मिनिस्टर नजर आएंगे, तो जिसके वजह से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, लार्ज ग्रुप बन जाता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं किसमें, किसी भी पॉलिसीज में, चाहे कोई पॉलिसीज फॉर्मुलेशन हो गया या कोई भी मेजर डिसीजंस लेना हो तो उसमें वो काम करते हैं, मेजर डायरेक्ट रोल प्ले रहता है उनका। तो अटेंड अगर हम कैबिनेट मीटिंग की बात करते हैं तो वो डिसाइड करते हैं जो भी नेशनल पॉलिसीज होती है। अगर इंक्लूड्स मिनिस्टर्स की बात करते हैं उसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, लेस इंडिपेंडेंस अथॉरिटी देखने को मिल जाएगा। दे में असिस्ट सीनियर मिनिस्टर और हैंडल स्मॉलर डिपार्टमेंट्स, यानी कि इसमें क्या होता है कम स्वतंत्रता अधिकार वाले मंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। वे वरिष्ठ मंत्री जो सहायता कर सकते हैं वे या छोटे विभाग संभाल सकते हैं वो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखने को मिल जाएगा। मीटिंग की बात करते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग्स होती है वो रेगुलरली अटेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा। रीजन यही होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है एक स्मॉल ग्रुप बन जाता है, तो इजिली इसकी मीटिंग कंडक्ट हो जाती है, हेल्ड किया जा सकता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो ये क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं, इनकी मीटिंग बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या होता है कि इसमें जो मेंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, इस वजह से। डिसीजंस मेकिंग पावर की बात करते हैं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, सॉरी कैबिनेट मिनिस्टर्स में आपको क्या है, ज्यादा डिसीजंस मेकिंग पावर देखने को मिलेगा कंपेयर टू काउंसिल मिनिस्टर्स के। तो जो कैबिनेट के द्वारा जो डिसीजंस लिया जाता है वो एक तरीके से बाइंडिंग हो जाता है सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो फॉलो द डिसीजंस मेड बाय द कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट के द्वारा जो भी डिसीजंस लिया जाता है वो क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस डिसीजन को फॉलो करने का काम करती है और मेनली इंप्लीमेंट करने का काम करती है जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है या जो भी पॉलिसी कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा बनाई गई है। पब्लिक रीऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को पब्लिक अच्छे खासे तरीके से जानती है, क्यों, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल होते हैं। जैसे आप लोकल एरिया के किसी मिनिस्टर्स को देख लीजिएगा तो शायद उसी लोकल एरिया के लोगों के लोग जानते होंगे, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप अमित शाह के बारे में बात कर लीजिए, अमित शाह के बारे में बात कर लीजिए, या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, उन सबको लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं कंपेयर टू छोटे लेवल के मिनिस्टर से। तो इस तरीके से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो हाई प्रोफाइल रखते हैं, हाई प्रोफाइल में उनका जो रोल रहता है देखने को मिल जाएगा, इसलिए वो काफी ज्यादा फेमस भी होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं वो कम विजिबल होते हैं, कम लोगों के सामने दिखते हैं, तो एक्सपर्ट उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या है, वहां की लोकल पब्लिक ही जान पाती है। तो कई बार क्या होता है कि ये क्या होते हैं जब वे महत्वपूर्ण मंत्रियों का नेतृत्व करते हैं, फिर क्या देखने को मिलेगा, मतलब जिसके सिवाय इसके कि जब वो जो मिनिस्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, हेडिट करने का काम करते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कस, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर में क्या डिफरेंस होता है उसको हमने डिस्कस किया, एक एक्स्ट्रा था। और ये जो क्वेश्चन है आप अगर रिलेट करना चाहो तो आपको इसका जो बैकग्राउंड है वो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत फॉलो कर रखा है तो आप इजिली इसका आंसर काफी हद तक सॉल्व कर पाओगे। और कहीं ना कहीं आपको किस में देखने को मिलेगा, करंट अफेयर में भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।